बच्चों आज मैं डिजिटल बोर्ड से आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 को। और ये चैप्टर क्या है बच्चों? अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो पहले भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहां भी हम लोग इसको और अच्छे चित्रों के माध्यम से इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं ताकि तुम्हें एग्जाम में फुल मार्क्स आए। तो क्या बच्चों बता सकते हो कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं? कई बार मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तो बच्चों तुम जानते हो कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि वह अम्ल है या क्षारक है। हालांकि तुम ऐसा नहीं करना। तो कुछ ऐसे पदार्थ है जिनको जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो स्वाद में खट्टे लगते हैं। ठीक है, स्वाद में कैसे लगते हैं बच्चों? खट्टे होते हैं। उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कड़वे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। जैसे नींबू वगैरह तुमने कभी टेस्ट किया होगा बच्चों, तो वो कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। टेस्ट में क्या लगते हैं? स्वाद में क्या लगते हैं? खट्टे लगते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। या उस तरीके के खट्टे पदार्थों को हम लोग अम्लीय पदार्थ कहते हैं। बहुत अच्छे। और कुछ ऐसे सोडा वगैरह होता है बच्चों जो कि क्या होता है? क्षारकीय होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर इसके सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह आता है तुम्हें अम्ल एवं क्षारक के बीच में अंतर करें। तो यहां पर कुछ चीजों को तो मैं बता दे रहा हूं और बाकी चीजों को आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से अंतर हम लोग देख सकते हैं। तो यहां देख सकते हो अम्ल और क्षारक में जो सबसे पहला अंतर है बच्चों वह यह है कि अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, जबकि क्षारक क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, चलो बच्चों की तरह ही एक चीज याद यहां पर कर लो जो कि आगे जब चैप्टर बढ़ेगा तो वहां पर मैं समझाऊंगा। यहां पर हम लोग सिर्फ इसका अंतर देख रहे हैं तो सिर्फ इसको याद भी कर सकते हो कि अम्ल को जब जलीय विलयन में जल में डाला जाता है तो अम्ल क्या होता है? टूटता है और हाइड्रोनियम आयन देता है। क्या देता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन देता है या H+ आयन देता है। सीधे लिख लो तुम, ये हो गया हाइड्रोजन और H3O+ होता है हाइड्रोनियम। तो तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे समझ लो। अम्ल को जब पानी में डाला जाता है तो अम्ल से हाइड्रोजन आयन मिलता है। याद हो गया? हाइड्रोजन आयन मिलता है, OH- आयन मिलता है। कोई दिक्कत? तो दो अंतर तो ऐसे ही हो गया। तीसरा अंतर अभी तुरंत हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहां से समझ लेना। उदाहरण में देख सकते हो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल 2 हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। तो क्लास 9th में तुमने इसके नाम को तो पढ़ा होगा बच्चों। यहां पर देखो जब साइंस हम लोग पढ़ते तो एक सीरीज होता है, यहां पर पहले की चीजें आनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। यदि तुमने पहले स्टेप को खा लिया है, तुम्हें लगता है कि मैं पहला स्टेप मैं नहीं पढ़ूंगा, एकदम सीधे टॉप स्टेप पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। यदि 9वीं में तुमने इसके नाम को नहीं याद किया है तो 10वीं में देखो तुम फंस गए। यहां पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि NaOH का नाम क्या है। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल 2 का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH का नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कब पढ़ना था? क्लास 9th में पढ़ना था। यदि अभी तक नहीं आता है ये तो जाके पढ़ लो, क्यों बैठे हुए हो? ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा कि अम्ल और क्षारक उसको जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट जो खट्टा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, और जो कड़वा लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्षारक। ये तो मैंने समझा दिया। लेकिन क्या हर एक चीज को जीभ लगा के ऐसे चाट सकते हो? क्या सभी चीजों को हम लोग चाट के जीभ से, पूरा जीभ से चाट के पता करेंगे क्या कि अम्ल है कि या क्षारक है? हो सकता है कुछ जहर हो जाए, चाट लिया मर भी जाए। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब टेस्ट करके हर एक चीज को हम लोग टेस्ट नहीं करते चलते दुनिया में। कोई भी चीज दिखा, जीभ निकाला और चाट दिया, अरे ये अम्ल है या क्षारक है। ऐसा होता है क्या? ऐसा किया है तुमने कभी? नहीं किया है बच्चों। जो सिर्फ खाने वाली चीजें हैं उनको चाट के बताया जा सकता है कि ओ ये अम्ल है या क्षारक है।
लेकिन जो चीजें खाने योग्य नहीं है उसको भी चाटते चले गए तो ऊपर भी चले जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति क्या होगा, ऊपर भी चला जाएगा। तो ऐसा चाटना वाला धंधा नहीं करना है। तो भाई आखिर कैसे पता करें कि कोई चीज अम्ल है या क्षारक है? कोई चीज तुम्हें दिया गया है, कोई पदार्थ तुम्हें दिया गया है, तो आखिर तुम कैसे पता करोगे कि अरे भाई ये अम्ल है या फिर क्षारक है? तो उसके लिए भी वैज्ञानिकों ने बुद्धि अपना उपयोग किया है। तो बच्चों यहां पर कुछ पदार्थों का हम लोग उपयोग करते हैं, कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सूचक, और सूचक के द्वारा इंग्लिश में इसको इंडिकेटर बोलते हैं या फिर एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। तो सूचक के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि यह जो पदार्थ है वह एसिडिक है यानी कि अम्लीय है या क्षारकीय है। तो बहुत सारे सूचकों को तुम्हें पता करना है, मतलब यहां पढ़ना है। तो सबसे पहला है सूचक किसे कहते हैं, यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारकीय व्यवहार करते हैं उन्हें संसूचक कहा जाता है या सूचक कहा जाता है। या इस तरीके का परिभाषा नहीं चलेगा, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके का परिभाषा तुम लिखना। वे पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल एवं क्षारक की पहचान की जाती है कि वह अम्लीय पदार्थ है या क्षारकीय पदार्थ है, इस तरीके से मैंने समझा दिया, इसको नहीं लिखना, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना। वे पदार्थ जो जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि कोई दूसरा पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं, या अम्ल क्षारक सूचक बोलते हैं, या एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। इस तरीके से तुम वहां पर लिख देना। समझ में आ गया? चलो, तो अब बच्चों ये जो सूचक होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, उसी के बारे में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जो तुमको यहां समझना है, सूचक दो प्रकार का होगा। एक होगा प्राकृतिक सूचक और एक होगा तुम्हारा कृत्रिम सूचक। ठीक है, दो प्रकार का सूचक हो गया, लेकिन इसके अलावा भी सूचक के बारे में तुम्हें समझना है, तो उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मुख्य रूप से दो सूचक है। तो पहला क्या है बच्चों, पहला है प्राकृतिक सूचक, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो नाम से ही पता चल जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक चीज है कोई, जिसके द्वारा हम लोग एसिड को भी पहचान पाते हैं और बेस को भी पहचान पाते हैं। तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब ये उदाहरण तुमको याद रखना है, जैसे लिटमस पत्र का नाम तुमने सुना है, स्कूल में देखा भी है, उसी लिटमस के बारे में यहां बात करना है। लिटमस पेपर सुना है नाम। पहला हो गया लिटमस, दूसरा हो गया हल्दी, तीसरा हो गया चाइना रोज मतलब उड़हल, फिर क्या हो गया लाल गोभी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि प्राकृतिक सूचक हैं। तो इन प्राकृतिक सूचकों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है। ठीक है, चलो यहां देखते हैं लिटमस के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें लिटमस के बारे में थोड़ा सा यहां पर पढ़ना है। तो बच्चों यहां देख सकते हो लिटमस के बारे में यदि समझोगे तो लिटमस एक विलियन होता है। लिटमस सबसे पहले समझो, लिटमस लाइकेन नामक प्लांट से प्राप्त होता है हमें। तो जो लाइकेन है उससे लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बैंगनी रंग का तुम्हें तरल वहां पर मिलता है, बैंगनी रंग का विलियन तुम्हें यहां पर मिलता है। कैसा विलियन मिलता है बच्चों, बैंगनी रंग का मिलता है। और या फिर इसे बोलेंगे कि बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। तो यहां से क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा यदि एग्जाम में कि बताइए कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, आंसर कर देना लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा लिटमस किस रंग का होता है, ये बहुत बार पूछता है, तो तुम सीधे उत्तर दे देना लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, बैंगनी रंग का। ठीक है, पर्पल कलर का। आगे देखो, लिटमस विलियन जब न तो मतलब अम्लीय होता है और न क्षारकीय होता है, तब इसका रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। ना अम्लीय रहेगा ना क्षारकीय रहेगा, इसका रंग क्या रहेगा, बैंगनी रहेगा। अब ध्यान से सुना, इसी लिटमस को क्या करेंगे,
इसी जो लिटमस विलियन है उसी को पेपर में हम लोग लगा देंगे, पेपर में डालेंगे तो पेपर उसको सोख लेगा और वही पत्र क्या कहलाता है? लिटमस पेपर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाएगा? लिटमस पेपर कहलाएगा। तुमने बहुत अच्छे से सुना है, नहीं सुना है तो यहां तुम देख सकते हो लिटमस पेपर को। ये देखो, यही है लिटमस पेपर। तो अब ये जो लिटमस पेपर है बच्चों, ये लिटमस पेपर का रंग कैसा कैसा होता है यही तुमको याद कर लेना है। तो यहां देखना, एक है तुम्हारा एसिड, क्या है बच्चों? एसिड है। एक है तुम्हारा बेस। एसिड मतलब क्या हो गया? अम्ल। तुम्हें पता है एसिड मतलब क्या हो गया? अम्ल। और बेस मतलब क्या हो गया? क्षारक। ठीक है, इस तरीके से क्षारक लिख देते हैं, ऐसे क्षारक। अम्ल हो गया और क्या हो गया? क्षारक हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं? ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हैं। यहां देखो ब्लू कलर का है और जब इसको डाला गया तो यहां देखना लाल लाल तुमको दिख रहा है, हल्का हल्का लाल हो जा रहा है। यानी कि एसिड में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? ब्लू कलर का लिटमस पेपर को यूज करते हैं। और जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो ये क्या हो जाता है बच्चों? रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। किस चीज में होता है बच्चों? एसिड में। याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 8 से पूछा जाता है। क्या होता है जब नीला लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं? तो बोलोगे लाल रंग का हो जाता है। तो नीला लाल इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें। तो एसिड याद रखना है, एसिड में क्या डालना है? नीला रंग का, और कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब देखो बेस यानी कि क्षारक में लाल लिटमस पत्र देख लो, यहां पर कैसा लिटमस पत्र है। यहां देखो ये लाल लिटमस पत्र डाला गया है और जब डाला गया तो यहां देख लो कलर क्या हो गया? नीला हो गया। साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा इसका कलर क्या हो गया? नीला हो गया। यानी कि क्षारक में जब लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो वो कलर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। एकदम याद हो गया बच्चों, कोई बात नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब क्या है? जब अम्ल और क्षारक का अंतर हम लोग लिखते हैं तो वहां पर यह बात लिख सकते हैं, अम्ल में लिख सकते हैं कि अम्ल में जब नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो लाल हो जाता है। क्षारक में लिख सकते हैं कि जब लाल लिटमस पेपर डाल जाता है तो नीला हो जाता है। हो गया, बात खत्म। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो लाल लिटमस पत्र है उसको नीला कर देता है। याद नहीं है तो कर लो याद। ये तो मतलब तुम्हारी जबान पे होना चाहिए, नहीं तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। अब देखो बच्चों, हल्दी भी क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी कि सूचक है। हल्दी जो तुम लोग अपने घरों में खाने में यूज करते हो वही क्या है? एक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। तो यदि हल्दी मान लो सफेद रंग के कपड़े पे गिर जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। पीला हो जाएगा ना। तो यहां देखना, हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है। किस रंग का होता है? अरे भैया ये कोई पढ़ने का बात है? सो गए क्या? अरे सो गए क्या? पीला रंग का होता है। सफेद कपड़ों पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? सफेद कपड़ों पे मान लो सब्जी भीग गया तो पीला रंग का दाग हो जाएगा। तो जब इसे साबुन क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब इसे साबुन से धोते हैं तो इस दाग का धब्बा भूरा लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षारक के साथ इसका रंग लाल भूरा हो जाता है या भूरा लाल हो जाता है। ध्यान से देखो, हल्दी एक संसूचक है या सूचक है? हल्दी एक सूचक है या हल्दी एक एसिड बेस इंडिकेटर है, जिसके द्वारा हम लोग पता करते हैं कि सामने वाला चीज एसिड है कि बेस है, ये पता करते हैं ना। तो यदि हल्दी को अम्ल में सटा दो, अम्ल में डाल दो, अम्ल से रिएक्शन करेगा तो हल्दी का रंग चेंज नहीं होगा। लेकिन हल्दी को क्षारक में सटा दो, क्षारक में डाल दो तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? देखो यहां लाल भूरा रंग हो जाएगा। हल्दी का रंग यहां पर
अम्ल में नहीं बदलेगा और क्षारक में लाल भूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हल्दी एक क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है। बस सिंपल था। तो क्या बता सकते हो कैसा है? ये प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। तो चलो संश्लेषित सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर, इसके बारे में भी याद कर लो। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या हो गया? संश्लेषित सूचक क्या हो गया? मतलब कि कुछ ऐसे सूचक बनाए जाते हैं जो कि लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, जो कि केमिकल्स है। ठीक है, उनका उपयोग करके हम लोग पता करेंगे कि अरे भाई ये एसिड है या बेस है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे संश्लेषित सूचक। संसूचक लिखने का जरूरी नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूं, ऐसे गड़बड़ाओ मत। वे सूचक है जो प्राकृतिक नहीं होते बल्कि रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण तो एकदम याद रखना, बहुत टफ है। पहला है मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज, जैसे बोलोगे मिथाइल ऑरेंज, गलत नहीं हुआ। दूसरा है फिनोल्फ्थेलीन। क्या है बताओ? फिनोल्फ्थेलीन। पहला हो गया मिथाइल ऑरेंज, दूसरा हो गया फिनोल्फ्थेलीन, दोनों याद रखना। तो अब यदि मिथाइल ऑरेंज तुमको मैंने दे दिया, तो देखो मैं दे ही दे रहा हूं, ये देखो यही है बच्चों मिथाइल ऑरेंज, दिख रहा हो यहां पर? ये क्या है बताओ? ये है मिथाइल ऑरेंज, दिख रहा है ये मिथाइल ऑरेंज। देखो ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, देखो METHYLORANG ऑरेंज लिखा हुआ है। तो यदि मैंने मिथाइल ऑरेंज तुम्हें दे दिया, तो उसका उपयोग करके तुम कैसे पता करोगे कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस है? कुछ करना नहीं है, मिथाइल ऑरेंज लो, तो कुछ करना नहीं है, मिथाइल ऑरेंज को लिया और एसिड में डाल दिया, टप 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 एसिड में डाल दिया। तो जैसे ही इसको एसिड में डालोगे, एसिड का बेचारा पहले कुछ और रंग था, लेकिन जैसे ही मिथाइल ऑरेंज डाला, इसका कलर लाल हो गया। तो जैसे ही इसका कलर रेड हो जाएगा, तो ये बताएगा कि ये जो मिथाइल ऑरेंज है वह एसिड को किस रंग में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। फिर इस एसिड को इसको मिथाइल ऑरेंज को हम लोगों ने क्षारक में डाल दिया, तो क्षारक का रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो अब बच्चों ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये तुम्हें याद रखना है, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। तो बताओ जल्दी से, मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो कैसा रंग हो जाएगा? लाल। क्षारक में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? पीला। बहुत अच्छे। तो अब देखो दूसरा फिनोल्फ्थेलीन, देखो यही है फिनोल्फ्थेलीन, दिख रहा है तुम्हें? तो डिजिटल बोर्ड से जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ चीजें देख के भी समझा करो। तो ये देखो यहां पर फिनोल्फ्थेलीन है। तो अब यहां देखो ध्यान से, ये देखो फिनोल्फ्थेलीन है। फिनोल्फ्थेलीन देखोगे तो उसका कलर क्या होगा? कलरलेस होता है। फिनोल्फ्थेलीन का कलर क्या होता है? कलर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसको एसिड में डालोगे, मान लो कि नींबू का रस एसिडिक है, उसमें उसको डाल दिया, तो उसका रंग वह बदल देगा, कलरलेस कर देगा। तो जैसे ही कलरलेस कोई पदार्थ हो जाएगा तो हम लोग पहचानेंगे, ओ ये तो एसिड है, क्या? क्योंकि ये कलरलेस हो गया है। और फिर से फिनोल्फ्थेलीन को डाल देंगे हम लोग बेस में, क्षारक में डाल देंगे, तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। देखो यहाँ पिंक कलर का हो रहा है, यानी कि गुलाबी रंग का परिवर्तन होने लगेगा। तो तुम आंख फाड़ना, देखना, अरे ये तो गुलाबी रंग का हो गया, अरे यानी कि ये क्या है तुम्हारा? इसका मतलब है कि ये क्षारक है। और यदि ये कलरलेस हो गया तो बोलेंगे कि अरे ये क्या है? बोलो एसिड है, यानी कि अम्ल है। समझ में आ गया? ये तो मैंने बता दिया। ये क्या है? बोलो मिथाइल ऑरेंज है, इसका रंग लाल होता है। जब एसिड में डालोगे तो लाल बना देगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर लाल होता है, ऑरेंज टाइप का होता है। जब एसिड में डालेंगे तो उसको लाल बना देगा, जब बेस में डालेंगे तो उसको पीला बना देगा, यानी क्षारक में डालने पे उसको क्या कर देगा? पीला बना देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कमेंट करके बताओ ना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा वीडियो करके देखा करो, नहीं बुझाता है तो थोड़ा 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 करके देखा करो। अब देखते हैं गंधीय संसूचक या गंधीय सूचक क्या है। तो बच्चों यहां देख सकते हो तुम, गंधीय सूचक हम लोग देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसको गंध से पता किया जाए। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जिसको हम लोग कैसे पहचान पाते हैं? गंध से पहचान पाते हैं। नहीं समझे? यहां देखो, गंध से पहचान लोगे कोई भी पदार्थ को। कैसे? जैसे तुम्हारे किचन में कुछ पक रहा है,
अरे आज लग रहा है कि ये सब्जी पक रहा है। ओहो हो, आज लग रहा है कि ये सब्जी पक रहा है। गंध से पहचान पाते हो? तो क्या गंध से कई चीजों को पहचाना जा सकता है? यस, बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि नींबू है तो उसको गंध से पहचान सकते हो। गुआवा है यानी कि तुम्हारा अमरूद है, पका हुआ अमरूद है तो उसको गंध से पहचान लोगे। बहुत सारी चीजों को हम लोग गंध से पहचान लेते हैं। तो बच्चों प्याज है उसको भी पहचान सकते हो ना। लेकिन यहां पर प्याज का उपयोग हम लोग करेंगे या अदर इस तरीके का इंडिकेटर का यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, जाके एसिड में डाल देंगे, जाके बेस में डाल देंगे। और जैसे ही उसको एसिड में डालोगे ना, एसिड का जो गंध है वो एकदम चेंज हो जाएगा। और उसी चीज को यदि बेस में डालोगे तो उसका गंध थोड़ा और चेंज हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा पदार्थ जिसको डालेंगे दोनों में, एसिड में भी डालेंगे बेस में भी डालेंगे, तो दोनों का अलग अलग गंध होगा। और जैसे ही गंध सूंघेंगे ना और पहचान जाएंगे, अरे ये तो एसिड लग रहा है, अरे ये तो बेस लग रहा है। तो वहां पर हम लोग सूंघ के यानी कि गंध से पता करते हैं कि वह एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षारक है। तो उस प्रकार के इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी कि गंधीय सूचक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग हो गया, ये याद रखो, ये उदाहरण है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक बोलते हैं। इसके बाद बच्चों यहां आगे यदि चैप्टर में बढ़ते हैं तो हम लोगों को पढ़ना होता है सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक तुमने देखा होगा, तुम्हारे विद्यालय में तुम्हें दिखाया गया होगा। तो सार्वत्रिक सूचक ये देखो, ऐसा स्ट्रिप तुम्हें दिया गया होगा, ऐसा स्ट्रिप ये होता है सार्वत्रिक सूचक। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग अलग अलग चीजों में डुबाते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग इसको नींबू में डुबाएंगे या फिर नींबू में डालेंगे, नींबू को टेस्ट करेंगे, दही में डालेंगे, साबुन पर लगाएंगे। तो जैसे ही इसको लगाओगे इसका कलर बच्चों चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज होगा तो यहां देख सकते हो कलर के लिए यहां पर दिया हुआ है। तो तुम कलर चेंज हुआ तो उसको ऐसे दिखाओ कि कहां पर कलर चेंज हुआ है। ठीक है, तो जब इसको ऐसे दिखाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहां जो इसका कलर है वह क्या आया है। इस प्रकार से हम लोग पता करते हैं वह कितना अम्लीय है और कितना क्षारकीय है। तो इस प्रकार के सूचक को क्या बोलते हैं? बोलो, उसे हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। तो जब हम लोग लास्ट चैप्टर में बढ़ेंगे तो उसमें एक बार और मैं इसको तुम्हें डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ सार्वत्रिक सूचक में अलग अलग पदार्थों को टेस्ट करेंगे तो अलग अलग रंग उसका बदल जाएगा। किसी का रंग क्या हो जाएगा? किसी का रंग देखो एकदम इस तरीके से डार्क हो जाएगा, किसी का रंग एकदम डार्क इधर रेड हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर इसका कलर एज इट इज रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। और फिर ये कलर चेंज होगा, वो तुम्हें दिया रहेगा एक, जैसे कि फेयर एंड लवली लगाते हो तो उसमें ऐसे मीटर लगाते हो कि अरे मैं कितना गोरा हुआ। आजकल तो लड़के लोग भी यूज कर रहे हैं और पूरा मीटर से इसे मिलाएंगे कि कितना गोरा है, कितना गोरा है, पता चलता है। तो उसी तरीके से यहां भी क्या है, यहां भी एक मीटर दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों अम्ल और क्षारक के बारे में जानकारी। और इसके बाद अम्ल और क्षारक में अंतर भी उस तरीके से तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बच्चों अब आ गया हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट कि अब अम्ल धातु से कैसे अभिक्रिया करता है, या अम्ल जो है सो क्षारक से कैसे अभिक्रिया करता है, अम्ल अन्य पदार्थों से कैसे अभिक्रिया करता है, क्षारक कैसे अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया करता है। इसी को पूरा डिटेल में पढ़ना भी होता है। सिर्फ पढ़ने से तो काम चलता नहीं है, यहाँ पर इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। एक एक को मैं बताते जा रहा हूं और तुम उसको याद करते जाओ। तो अब हम देखेंगे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल जो है उसमें यदि धातु को डाला जाएगा तो कैसे अभिक्रिया करेगा, क्या होगा। तो बच्चों यहां से चीजों को तुम्हें याद करना होगा, ये सिर्फ समझना नहीं है, तुम खुद ही समझ सकते हो। इसको जो भी पढ़ा जा रहा है उसको क्या करना है? याद करना। याद करने के लिए इसको बार बार लिखो, बार बार उसको रिवाइज करो तो याद हो जाएगा। तो यहां देख सकते हो जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, तो धातु का मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? धातु मतलब लोहा, चांदी, सोना, ये सब क्या हो गया? धातु हो गया। ठीक इसी तरीके से कॉपर भी क्या हो गया? धातु हो गया। तो जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है।
तो क्या सभी अम्ल सभी धातुओं से भी क्रिया करेगा? इसमें भी थोड़ा सा संशय है, लेकिन तुम्हें एक ओवरऑल यहां पर याद करना है। तो यहां देख सकते हो, जब अम्ल धातु से भी क्रिया करेगा बच्चों, जब अम्ल किससे भी क्रिया करेगा? धातु से भी क्रिया करेगा, तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बस सिंपल सा यही याद रखना है। तो मोटा मोटी एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्या होता है जब अम्ल धातु से भी क्रिया करता है? तो तुम्हें उत्तर देना होगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। यह भी तुम्हें वहां पर बताना पड़ेगा। तो यही सब मिला जुला के सारी बातें होती है बच्चों, जिसको तुम लोगों को पढ़ना होता है और समझना होता है। तो अब एक उदाहरण देखो, जिंक क्या है बच्चों? एक धातु है और इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl नामक अम्ल से इसका क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। तो यहां पर मैं बता दूं बच्चों, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। HNO3 क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये कुछ बच्चों अम्ल हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा अम्ल यूज किया गया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया गया है। तो जब जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो देख सकते हो यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर एक क्या बन रहा है बच्चों? यहां पर देख सकते हो लवण का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये हो गया जिंक क्लोराइड। क्या हो गया बच्चों? जिंक क्लोराइड। और यहां पर क्या निकल रहा है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कोई दिक्कत? तो ये एक उदाहरण हो गया जिसको तुम याद रख सकते हो। क्या होता है जब जिंक का अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं, तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। समझ में आ गया? ठीक इसी तरीके से देख सकते हो, सोडियम भी क्या है? सोडियम एक धातु है जिसका अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। तो यहां देख सकते हो, यहां पर क्या बना? एक लवण बना और यहां हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इस बात को तुमको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, यहां देखो, यहां पर जो उदाहरण है कि क्या होता है जब अम्ल जो Zn नामक धातु है उसका अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो उत्तर देना कि ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या होता है? मुक्त होता है। तो ये हो गया तुम्हारा जिंक सल्फेट। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा जिंक। ये क्या हो गया बच्चों? जिंक। तो देख सकते हो यहां पर तुम, यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसमें क्या डाल दिया गया है? जिंक। दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए गए हैं। तो जिंक क्या हुआ? धातु हो गया। H2SO4 क्या हो गया? अम्ल हो गया। धातु का किससे भी क्रिया हो गया? अम्ल से भी क्रिया हो गया। तो क्या बना? तो यहां देखो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और इस हाइड्रोजन गैस को यहां पर हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहां पर अब देखो कि हाइड्रोजन गैस ही है, दूसरा गैस नहीं। इसको कैसे पता करते हैं? तो यहां देखोगे, जैसे ही यहां पर मोमबत्ती को लाया जाता है तो ये क्या करेगा? फट फट की ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो जब ये फट फट की ध्वनि उत्पन्न करता है तो ये प्रमाण है, यहां पर क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इस तरीके से बच्चों इसको तुम याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो अब देखते हैं कि धातु का जो अम्ल है उसका अन्य पदार्थों से कैसे अभिक्रिया होता है। तो जो अम्ल का अभिक्रिया है, अब हम लोगों को कराना है धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धातु का कार्बोनेट क्या हो गया? जैसे कि देखो, कैल्शियम हो गया धातु और CO3 हो गया कार्बोनेट। तो CaCO3 क्या हो गया? धातु का कार्बोनेट हो गया। धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया? तो देखो HCO3 को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें धातु लगा दो तो कैल्शियम धातु लगा दिया, तो ये हो गया धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो यहां पर ये सारी चीजें सीखनी होती हैं। क्लास 9th में यदि तुमने इसको सीखा होगा तो आज तुम एकदम मजे में हो गए, और नहीं सीखा होगा तो तुम्हारा दिमाग यहाँ चकरा गया होगा, कह रहे ये क्या हो रहा है? कार्बोनेट क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? कुछ पढ़ना नहीं था, अभी टेंशन नहीं लेना था, तुम्हें क्लास 9th में इसको याद करना था। नहीं याद किया तो अभी भी जाके याद कर लो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो गया? HCO3। कार्बोनेट क्या हो गया? CO3। तो हो गया धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु का कार्बोनेट।
अब इसका अभिक्रिया अम्ल से करा देना है, सिंपल सा, इसका अभिक्रिया अम्ल से करा देना है, फिर देखना है कि क्या क्या होता है। इसी तरीके से सोडियम का ये क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। सोडियम का ये क्या हो गया, NaHCO3 क्या हो गया, सोडियम Na2 ये होगा, Na2CO3 हो गया सोडियम का कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम का बाइकार्बोनेट या सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? तो ये सोडियम हो गया धातु, ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तरीके से सोडियम हो गया धातु, ये क्या हो गया, कार्बोनेट। कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखते हैं। तो चूना पत्थर, चौक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे यदि कैल्शियम कार्बोनेट की, बच्चों किसकी बात करेंगे, यदि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे, CaCO3 की बात करेंगे। तो चूना पत्थर, चौक और संगमरमर CaCO3 के विभिन्न रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट हो गया ना, इतना समझ गए। अब देखना, अब जो सभी धातु के कार्बोनेट हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। ज्यादा कुछ समझना नहीं है, एकदम सीधा सीधा समझ लो, काम का बात याद कर लो। धातु का कार्बोनेट किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। याद कर लो, हो गया काम खत्म, एकदम खत्म। धातु का कार्बोनेट किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से। क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एकदम फिनिश, कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको याद कर लेना है। चलो उदाहरण देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट है, देख लो क्या है तुम्हारा, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां देखना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बताओ, जल्दी बताओ। धातु का कार्बोनेट है, किससे अभिक्रिया किया, HCl नामक अम्ल से। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, कर दिया। क्या क्या बनाएगा जल्दी बताओ, एक लवण बनाएगा, तो CaCl2 नामक लवण बनाया। कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनाएगा जल्दी बताओ, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। बना दिया, याद कर लिया, बात खत्म, फिनिश। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो ऐसे ही बच्चों इसको याद कर लेना है, सिंपल सिंपल सा चीज है। यहां से क्वेश्चन देगा, क्या होता है जब धातु का कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है। तुम बोलना कि कुछ नहीं होता है, लवण बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, बात खत्म, नंबर दीजिए और निकल जाइए। ठीक है, चलो यहां देखो, दूसरा देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करेगा। तो ये वाला तुम्हारे बुक में एग्जाम नहीं दिया हुआ है, याद कर सकते हो ये। तो यहां पर लवण बन गया CO2, और यहां पर क्या बन गया, H2O बन गया। कोई दिक्कत? अब यहां देखो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो सोडियम क्लोराइड नामक लवण बनाएगा, CO2 बनाएगा और जल बनाएगा, बात खत्म। यही सब चीज लिखा हुआ है। अब यहां पर हम लोग आगे देखेंगे कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी धातु कार्बोनेट मैंने दिखाया, बहुत सारे उदाहरण भी बताया। अब सिंपल सा है कि धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो क्या होगा, अरे बाप रे बाप, ये क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सिंपल वही होगा कि धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा तो वही चीज फिर से बन जाएगा, लवण बनेगा, CO2 बनेगा, जल बनेगा। वो जो पीछे याद किया था वही लिख देना है, बात खत्म, एकदम फिनिश, याद हो गया, टेंशन फ्री, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। ये देखो, ये बुक का एक उदाहरण है। धातु का कैसा कार्बोनेट है, देख के बताओ तो। हाँ, ये धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यदि H लगा हुआ है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है। किससे अभिक्रिया करेगा जल्दी बताओ, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, बात खत्म, टेंशन फ्री, नंबर आ गया, एकदम खुश रहो। लेकिन ये याद कर लेना, ये बुक का है तो ये तुम्हारा जरूरी है। अब देखेंगे धातु, ठीक है, धातु यहां पर थोड़ा सा यहां देखते हैं कि पहले हम लोगों ने देखा धातु का अभिक्रिया अम्ल से के साथ करा रहा है, अभी तो अम्ल का सारा अभिक्रिया था। अब क्षारक का अभिक्रिया देखते हैं हम लोग। तो धातु का जब अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो जल्दी बताओ तो क्या होता है,
हाइड्रोजन गैस निकलता है। बहुत अच्छी, ये मैंने पढ़ाया है। तो जब धातु का अभिक्रिया क्षारक से कराएंगे, बेस से कराएंगे, तो क्या क्या निकलेगा? अरे वही चीज निकलेगा, फिर से हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, तो एक एक याद करते जाओगे तो समझ में आते जाएगा। क्या क्वेश्चन है? धातु का अभिक्रिया अम्ल से होगा तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। धातु का अभिक्रिया जब क्षारक से होगा तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। वही चीज सेम है। उदाहरण देखो, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा क्षारक, NaOH क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? क्षारक हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? क्षारक हो गया। फिर NH4OH क्या हो गया? क्षारक हो गया। कोई दिक्कत? तो ये सब बच्चों क्षारक के उदाहरण हैं। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? क्षारक के उदाहरण हैं। फिर इस तरीके से क्षारक का हम लोग अभिक्रिया करा देंगे किससे? बोलो। यस, धातु से। तो क्या होता है? अरे याद तो है तुम्हें, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये देखो, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और यहां पर बच्चों एक बन रहा है तुम्हारा साल्ट, यानी कि लवण बन रहा है Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट। इसको याद कर लेना, ये तुम्हारे बुक का है, इसको एकदम रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, और अब हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारक जब आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है। तो बहुत आसान है। क्या होता है जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं? तो इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो ये तो बच्चों एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, और मैं बता दूं एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तुम्हारे एग्जाम में कुछ पूछे ना पूछे, भारी भारी क्वेश्चन ना पूछे, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको बहुत बार पूछता है। तो उदाहरण के साथ याद कर लो, इसको एकदम याद कर लो। तो अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, ये याद कर लो। और इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्या हुआ? अम्ल हुआ, और क्या हुआ? क्षारक हुआ। उनका बीच में क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ। इससे क्या बना? लवण प्लस जल का निर्माण होता है। एकदम याद कर लो, रट लो। यहां से यहां तक लिख दिया, साथ में एक उदाहरण भी लिखना होगा। तो मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। तो NaOH हो गया, HCl हो गया। ये क्या है बच्चों? क्षारक है, एक प्रबल क्षारक है। ये क्या है? एक प्रबल अम्ल है। इन दोनों से अभिक्रिया किया तो यहां पर एक लवण बन गया, और यहां पर क्या बन गया? जल बन गया। तो ये उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। दोनों चीज लिख दोगे तो जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा उसका 2 नंबर मिल जाएगा, इसका 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर एकदम पक्का आ रहा है। एग्जाम में जाके देख लेना, जरूर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों जैसे क्वेश्चन हैं जिसको तुमको याद कर लेना चाहिए। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां देखना, अब यहां से हो सकता है कि तुम्हें टेंशन हो जाए, समझ में नहीं आए, तो याद कर लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं। बोलता है धातु का ऑक्साइड। पहले समझो कि धातु का ऑक्साइड क्या हुआ। तो पहले एक धातु ले लो, कैल्शियम एक धातु हो गया, इसका ऑक्साइड ले लो तो O हो गया। ऑक्साइड का मतलब हो गया जिसमें O जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्साइड बोलेंगे। तो धातु का ऑक्साइड ये हो गया धातु का ऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार से मान लो कि कॉपर है, एक धातु है, इसका ऑक्साइड CuO हो गया, कॉपर का ऑक्साइड हो गया। धातु का ऑक्साइड ये हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या है? धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। समझ में आ गया? अब बोलेगा अधातु का ऑक्साइड, तो C मतलब कार्बन अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड CO2 हो गया। समझ में आ रहा है? तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, ये पहले समझ लो। बुझा गया? समझ में आ गया? एकदम टेंशन फ्री। अब देखो, तो इस धातु के ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा। तो सिंपल सा यहां पर हम लोग को याद कर लेना है कि जब धातु के ऑक्साइड का जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये हो गया तुम्हारा लवण, और ये हो गया जल, ये हो गया तुम्हारा अम्ल, ठीक है, अम्ल लवण जल, और ये क्या हो गया? धातु का ऑक्साइड हो गया। समझ में आ रहा है?
धातुक ऑक्साइड का जब अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो यहां पर देखोगे अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि यहां पर, यहां देखो, यहां से दिखा रहा हूं मैं, यहां देखना कि यहां था अम्ल, यहां था लवण और यहां था जल। तो ये क्या था, क्षारक था ना बच्चों, क्षारक का अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो लवण एवं जल बनेगा। क्षारक का अभिक्रिया जब हम लोग अम्ल से कराएंगे तो लवण एवं जल बनेगा, क्षारक का अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो लवण एवं जल बनेगा। यहां भी तो वही चीज आ रहा है ना। इसका मतलब यह जो है क्षारक के जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा, क्षारक के जैसा ये अपना बिहेव करेगा। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धातु का ऑक्साइड है बच्चों, धातु का ऑक्साइड है, ऑक्साइड कैसा बिहेव करता है, तो तुम बोलोगे क्षारक के जैसा बिहेव करता है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि क्षारक अम्ल से अभिक्रिया के लवण एवं जल बनाता है, ठीक उसी प्रकार यहां पर धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। तो धातु ऑक्साइड क्या हुआ, क्षारक के जैसा हो गया। एकदम समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से इसको पढ़ सकते हो। देखो, धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल का निर्माण कर रहा है। तो इसको तुम याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का जब अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, तो तुम बोलना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम क्लोराइड बनता है एवं जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया तुम्हारे बुक में है तो इसको तुम याद कर सकते हो। अब देखना, यहां पर ये हो गया ना क्षारक और धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया, ठीक है, अधातु ऑक्साइड का अभिक्रिया। अब क्षारक और अधातु ऑक्साइड मैंने CO2 हो गया या धातु ऑक्साइड हो गया, अभी मैंने बताया था। तो यहां भी ठीक वैसे ही कि जब क्षारक का अभिक्रिया और धातु के ऑक्साइड से कराएंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। यहां देखो लिखा हुआ है कि क्षारक का अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से कराएंगे तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, इसलिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये अम्ल के जैसा बिहेव करेगा, यही बात तुमको यहां पर लिख देना है। जैसे उदाहरण भी देख सकते हो यहां पर, यहां देखो ये है क्षारक, ये है धातु का अधातु का ऑक्साइड, सी मतलब क्या हो गया, अधातु। तो ये अधातु का ऑक्साइड है, क्षारक से भी क्रिया कर रहा है तो क्या बन गया, देखो यहां लवण और जल बन गया। तो ये कैसा है, अम्लीय है, अम्ल के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर चीजों को तुम याद कर सकते हो। तो देखा कितना आसान था बच्चों इसको याद करने ना। इस सारे चीजों को एकदम रिपीट करो, बार बार लिखो तो याद हो जाएगा। तो इसको याद रखना एग्जाम में, ये सिर्फ पढ़ने का चीज नहीं बल्कि इसको याद करने का चीज है ये। ठीक है, चलो अब हम लोग लवण के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, मैंने बताया था कि अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो क्या तुम बता सकते हो लवण कैसे बनता है, बताओ। अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा लवण का निर्माण हो रहा है। तो लवण अम्ल एवं क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण बन रहा है। तो लवण बन रहा है किसके कारण, अम्ल और क्षार दोनों मिल रहे हैं और लवण का निर्माण हो रहा है। तो अब हम लोग को देखना कि ये जो लवण है वो कितने प्रकार के होंगे। तो 3 प्रकार के लवण तुमको पढ़ना है। पहला हो गया तुम्हारा उदासीन लवण, दूसरा हो गया क्षारकीय लवण और तीसरा क्या हो गया, अम्लीय लवण। तो उदासीन लवण सबसे पहले समझो, उदासीन लवण किसे कहेंगे। तो उदासीन लवण वैसा लवण हो गया बच्चों जिसमें जो अम्ल है वह भी प्रबल होगा और जो क्षार है वह भी प्रबल होगा, और दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे। और इस तरीके से जो लवण बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन लवण बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि तुम समझो इस बात को, हम लोग आम जीवन के एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हें अचानक कहीं 1 लाख का लॉटरी लग गया और कहीं 1 लाख तुम्हारा नुकसान हो गया। 1 लाख का लॉटरी लग गया अचानक, बिना कोई ये रीजन से लग गया लॉटरी, तो तुम बहुत खुश हो गए। और ऐसे ही उसी समय 1 लाख तुम्हारा डूब भी गया
तो तुमने सोचा कि अरे चलो यार 1 लाख मिला तो 1 लाख नुकसान हुआ, तो वो दोनों उदासीन हो गया। तुम जैसे थे वैसे ही रह गए, ना तुम खुश ही हुए ना तुम दुखी ही हुए, तुम बराबर हो गए। चलो 1 लाख मिला और 1 लाख गया, यानी कि वह उदासीन हो गया। वह परिस्थिति क्या हो गया? उदासीन हो गया। ठीक यहां भी वैसे ही समझना है बच्चों। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में मिल रहे हैं तो दोनों का प्रभाव बराबर हो रहा है, और इस तरीके से जो लवण बन रहा है उसका हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीन लवण बोलेंगे। बहुत आसान था ना। अब चलो, अब दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण क्या हो गया कि 1 लाख रुपया का फायदा हुआ और 10 रुपया का नुकसान हुआ। तो जो फायदा हुआ वो ज्यादा प्रबल हुआ, यानी कि तुम ज्यादा खुश हो गए। समझ में आ रहा है कि 1 लाख का तुम्हें फायदा हो रहा है, 10 रुपया का नुकसान हो रहा है या 2000 का नुकसान हो रहा है, तो तुम बड़ा खुश हो गए, कह रहे हो वाह मजा आ गया। समझ में आ रहा है? यानी यहां पर किसका प्रभाव हुआ? यहां पर खुशी का प्रभाव हो गया। किस पर प्रभाव हुआ? दुखी पे प्रभाव हो गया, यानी कि दुख को दबा दिया। दुख को कौन दबा दिया? खुशी दबा दिया, यानी कि वह खुश हो गए तुम वहां पर। यानी एक था प्रबल और एक था निर्बल, तो निर्बल वाला बेचारा दब गया, दुखी वाला ऐसे देख रहा है कि वो मैं तुम्हें दुखी नहीं कर पाया, और जो प्रबल था खुशी वो बोला कि मैं तुम्हें दबा दिया। समझ में आ गया? तो अब यहां दूसरे प्रकार के लवण को इसी तरीके से समझो। यदि यहां पर प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा तो क्षारक का प्रभाव कम हो जाएगा, बेचारा दब जाएगा, और अम्ल का प्रभाव क्या होगा? अम्ल इसको दबा देगा और ये क्या हो जाएगा? बेचारा दब जाएगा। ठीक है, तो ये क्षारक दब जाएगा और अम्ल उसको दबाएगा। तो इस प्रकार का जो लवण बनेगा उस पर किसका प्रभाव है? अम्ल का प्रभाव है। अम्ल का प्रभाव है। इस तरीके से यह जो लवण बना इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय लवण बोलते हैं। तो वैसा लवण जिसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक रहेगा, तो कौन पावरफुल हो गया? पावरफुल हो गया तुम्हारा प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल पावरफुल हो गया तो इसको दबा देगा और क्या बन जाएगा? अम्लीय लवण। उस प्रकार का लवण जो है वह कैसा होगा? अम्लीय लवण। ठीक इस तरीके से इसका उल्टा कर दो तो क्षारकीय लवण क्या हो जाएगा? जब तुम्हारा क्षारक प्रबल होगा, देखो ये प्रबल क्षारक है, और यहां पर ये जो अम्ल है वह क्या है? दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल का नाम सुना होगा, तो ये कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। तो बेचारा अम्ल है, दुर्बल है, और क्षारक एकदम प्रबल है, तो क्षारक का प्रभाव अम्ल पे पड़ गया और लवण जो बना वह क्षारकीय लवण कहलाएगा। समझ में आ गया? वह लवण कैसे कहलाएगा? क्षारकीय लवण। तो यहां पर देख सकते हो यह जो अम्ल है ये हो गया तुम्हारा CH3COONA नहीं OH है। ठीक है, इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला है, इस तरीके से इसको दिखाते हैं। तो ये चैप्टर 4 में भी तुम पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? तो अम्ल कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। एक हो गया न्यूट्रलाइज्ड यानी कि उदासीन लवण, एक हो गया अम्लीय लवण, और एक क्या हो गया? क्षारकीय लवण। तो इसे तुम यहां पर देख सकते हो। अब देखो तनुकरण, डाइल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब यह हुआ बच्चों कि जो अम्ल है या क्षारक है वह कंसंट्रेटेड होता है। 100% जब होता है उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड बोलते हैं। तो उसका जब हम लोग उपयोग करते हैं तो बहुत बार उसमें हम लोग जल को मिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं, और उसको तनुकृत कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं उसको? तनुकृत कहते हैं। मतलब जब उसमें पानी वगैरह मिलाएंगे और उसको पतला कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तनुकृत कहते हैं। और यहां एक बात खास ध्यान रखते हैं, जैसे देखो यहां पर हम लोग H2SO4 रख दिए, यहां पर H2SO4 रख देंगे, और यहां पर अब पानी मिलाना है तो यहां से पानी डालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? यहां पर अम्ल है, यहां पर क्या है? बहुत सारा अम्ल है 100%, और यहां पानी उसमें डालेंगे तो ये बहुत स्प्लैश कर सकता है और तुम जल भी सकते हो। तो ये तरीका बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। यानी अम्ल में यदि पानी को मिलाना है तो वह भी सावधानी पूर्वक करना है। तो कैसे मिलाना है? तो पहले पानी को रख लीजिए, इसमें क्या रख लीजिए? पानी को, और उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल को क्या करेंगे? हम लोग मिलाएंगे और इसको घुमाते जाएंगे। तो ये सही तरीका है अम्ल को तनुकृत करने का। क्या करने का? तनुकृत मतलब उसको डाइल्यूट करना, यानी कि उसको पतला करने का। समझ में आ गया? अब चलो, अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे हम लोगों को समझना है पीएच स्केल।
ठीक है, तो पीएच स्केल समझने के लिए यहां देख सकते हो कि यहां पर स्केल को मैंने दिखाया है। तो पीएच स्केल क्या है बच्चों, उसको पहले तुम्हें एग्जाम में आएगा तो तुम कैसे लिखोगे वह मैं बता देता हूं। किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहां तक समझो, नहीं समझ में आएगा आगे मैं समझा रहा हूं तुरंत तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर देखो, समझो जरा सा तुम यहां पर कि यहां पर यदि पानी है, जल है, उसमें यदि हम लोग किसी HCl को डालते हैं, मतलब यहां अम्ल को डालते हैं, जल में क्या डालेंगे, अम्ल को डालेंगे। तो जैसे ही जल में अम्ल को डालेंगे बच्चों, वह अम्ल टूटता है। तो देख सकते हो जैसे HCl को हम लोगों ने डाला जल में, तो ये H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो जब जल में हम लोग अम्ल को डालते हैं तो वह H+ आयन देता है। शुरू में ही हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अम्ल और क्षारक में अंतर। तो मैंने बोला था कि आगे हम लोग जब चैप्टर में पर चलेंगे तब मैं समझाऊंगा। तो यहां समझ सकते हो कि जब HCl को पानी में डाला तो देखो यहाँ H+ और Cl- आयन दे रहा है। ठीक इसी तरीके से देख सकते हो बच्चों, NaOH है यहां पर, यह क्षारक है तुम्हारा। तो ये जो क्षारक है इसको भी जल में डाला जाएगा तो ये क्या करेगा, ये टूटेगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक इसी प्रकार से साल्ट भी देख सकते हो, यहां आयंस को देगा। तो साल्ट वाला तो तुमको नहीं समझना, ये दोनों समझो। तो यहां से एक चीज समझना है कि जो तुम्हारा अम्ल है वह हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। सभी अम्लों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन यूजुअली हम लोग यह समझते हैं कि अम्ल जो है वह क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और जो क्षारक है वह OH- आयन देता है। तो यहां पर दो चीज तुम्हें और सीखना है बच्चों। दो चीज क्या सीखना है, एक होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है बच्चों, प्रबल अम्ल। यही जो मैं पीछे पढ़ा रहा था तुम्हें कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे, ये हम लोगों को सीखना है। तो बात आ गया कि भाई प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, वीक एसिड किसे कहेंगे, ठीक है। तो चलो देखो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो वैसा अम्ल जो कि पानी में डालने पे पूर्णतया टूट जाता है और बहुत ज्यादा यहां पर हाइड्रोजन आयन हमें मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। तो देख सकते हो जिस विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन उपस्थित करने वाले अम्ल होते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सिंपल सा मैटर है कि जब अम्ल को डाला गया जल में तो वह ज्यादा से ज्यादा टूटेगा और H+ आयन देगा। जैसे कि HCl है तो ये प्रबल अम्ल है, H2SO4 है वह प्रबल अम्ल है, HNO3 है वह प्रबल अम्ल है, क्योंकि इसको जल में डालने पे ये क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा H+ आयन में टूट जाएगा। समझ गए। वैसे ही कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जैसे कि CH3COOH। यहां पर देखोगे कि यहां पर इसको डालने पर पानी बहुत कम हाइड्रोजन आयन मिलता है। हमें क्या मिलता है, बहुत कम हाइड्रोजन आयन मिलता है। समझ में आ रहा है कि यदि HCl को डालेंगे तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन मिलेगा उतना ही अमाउंट में, और उतना ही अमाउंट में यदि हम लोग एसिटिक अम्ल को डालेंगे तो उसमें कम हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तो बताओ जरा सा कौन प्रबल हुआ, तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन मिलेगा वह प्रबल अम्ल होगा, और जिसमें कम हाइड्रोजन आयन मिलेगा वह क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। बहुत सिंपल सा बात है। ठीक इसी तरीके से प्रबल क्षारक किसे कहेंगे, जिसमें ज्यादा OH- आयन देगा, और दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे, जिसमें कम OH- आयन देगा। बस सिंपल सा बात है कि ज्यादा OH- देगा तो प्रबल क्षारक होगा, कम OH- देगा तो दुर्बल क्षारक होगा। बस इतना से समझ लेना है तुम्हें कि अम्ल और क्षार में भी क्या होंगे, प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा, इस तरीके से। तो इसी के लिए हम लोग यहां पीएच स्केल को देखते हैं बच्चों। यहां देखना, इसी के लिए पीएच स्केल बनाया गया है, और पीएच स्केल के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है। ठीक है, तो पीएच लेवल से हम लोग यहां पर इसको पता करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, पीएच स्केल क्या है,
तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब ध्यान दो, ये देखो यही है तुम्हारा पीएच स्केल। इस स्केल में 1 से 14 तक अंक अंकित रहेगा। देख सकते हो यहां पर 1 से 14, तो यहां देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। इस तरीके से 0 से यहां 14 दिख रहा है, ये अंकित है। तो यहां पर देखोगे किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता के साथ उसका क्या करता है, मान को बताता है। तो यहां से तो तुम एकदम कंफर्म हो कि एक क्वेश्चन पूछता है, बोलता है किसी विलयन का पीएच का मान 7 है। कितना है बच्चों, 7 है। तो वह विलयन कैसा है, तो तुम्हें उत्तर देना है उदासीन है। यदि पीएच 7 आता है किसी विलयन का, तो हम लोग मानेंगे कि वह विलयन क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो इस पीएच को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो पीएच पेपर मैंने शुरू में पढ़ाया था, तो पीएच पेपर का उपयोग करेंगे। पीएच पेपर को डालेंगे विलयन में, तो पीएच पेपर का रंग जो है जिस प्रकार से चेंज होगा उस प्रकार से हमें यहां पता चल जाएगा कि वह उसका क्या लेवल है। तो उस तरीके से हम लोग उस विलयन का पीएच पता करेंगे और पीएच से हमें पता चल जाएगा कि वह जो विलयन है अम्लीय है, क्षारकीय है या फिर उदासीन है। तो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी विलयन का पीएच 7 है, तो बताओ वो कैसा है, तो तुम उत्तर दे देना कि वह उदासीन है। दूसरा क्वेश्चन, यदि उसका पीएच 7 से कम है तो वो कैसा है, तो उत्तर देना अम्लीय है। तीसरा क्वेश्चन, यदि 7 से उसका पीएच ज्यादा है तो क्या है, बोलना क्षारकीय है। चौथा क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि यदि उसका पीएच 0 है तो वो कैसा है, तो बोलना कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। बोलेगा कि पीएच लेवल उसका 6.5 है, तो कैसा अम्ल है, तो बोलना दुर्बल अम्ल है। समझ में आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वहां से वैसे प्रबल अम्ल होता जाएगा, प्रबल अम्ल होता जाएगा। यानी पीएच लेवल 3 है तो प्रबल अम्ल है, 2 है तो और प्रबल अम्ल है, 1 है 1.2 है तो और प्रबल अम्ल है, 0 है तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है। समझ में आ रहा है। ठीक इसी तरीके से यदि पीएच लेवल इधर बढ़ रहा है तो वह क्षारकीय होते जाएगा। जैसे पीएच लेवल यदि 7 है तो वह सबसे ज्यादा क्षारकीय हो जाएगा। पीएच लेवल 8 है तो कम क्षारकीय है, पीएच 9 है तो वह उससे ज्यादा क्षारकीय है, पीएच 13 है तो बहुत ज्यादा क्षारकीय है। समझ में आ रहा है। तो इस पीएच के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि वह जो विलयन है वह अम्लीय है, क्षारकीय है या फिर क्या है, उदासीन है। इस तरीके से इसको मैंने तुम्हें बता दिया। समझ में आ रहा है। यहां पर इस तरीके से ये सारा यहां पर चीज था। अब यहां पर देख सकते हो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाता है। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन यही होगा कि हमारा जो शरीर है किस पीएच लेवल पर काम करता है, हमारा जो शरीर है किस पीएच परास पर काम करता है। इसका उत्तर है बच्चों 7 से 7.8 परास इसका होता है। ठीक है, इसको एकदम याद कर लो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परिसर रेंज में ही जीवित रह सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो जो वर्षा का जल है उसका पीएच क्या है, 5.6 से यदि कम होता है तो बोलेंगे अम्लीय वर्षा है। याद करो 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है ना। तो यहां 5.6 होता है पीएच का लेवल। पीएच यदि क्या है 5.6 है तब तो अम्लीय हुआ ही। और उस प्रकार की वर्षा को क्या बोलते हैं बच्चों, अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो अब अम्लीय वर्षा यदि होगा तो जो जलीय जीव हैं वे क्या होंगे, वे मरना शुरू कर जाएंगे उस अम्ल के कारण। अम्लीय वर्षा से हानि हुआ बच्चों। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का जल का पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि अम्ल का जो पीएच का मान है कम होगा कि या बढ़ेगा, घट जाएगा, सिंपल सा बात है। ऐसे नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, मतलब वो जीवित नहीं रहेंगे, ऊपर चले जाएंगे। अब देखना मिट्टी की अम्लीयता। कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण
पीएच वैल्यू मिट्टी का क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, यानी कि वह अम्लीय हो सकता है या कभी कभी क्षारकीय भी हो सकता है। तो कभी कभी इसका मान कम हो जाएगा पीएच का, तो बताओ ये अम्लीय हुआ कि क्षारकीय हुआ? वह जो भूमि हुआ वह अम्लीय हुआ कि क्षारकीय हुआ? अम्लीय हो गया। तो जिसके कारण अब अच्छा उपज वहां नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, जो पौधे उग रहे हैं वे भी जिस मिट्टी में उग रहे हैं उसका पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उनके लिए। पीएच वैल्यू अम्लीय हो जाएगा, मतलब पीएच वैल्यू कम हो जाएगा, मिट्टी अम्लीय हो जाएगा, तो कुछ पौधे वहां पर उग नहीं सकते हैं। या कभी कभी पीएच वैल्यू वहां का बढ़ गया, क्षारकीय हो गया मिट्टी, तो बहुत सारे ऐसे भी पौधे जो वहां नहीं उग सकते हैं। यानी जो पौधे हैं बच्चों वो भी खास मिट्टी में उगते हैं, उसके पीएच पर वह निर्भर करता है कि वे वहां उगेंगे कि नहीं उगेंगे, उनका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। तो यदि तो मिट्टी है और तुमको वहां फसल लगाना है, तुम्हें पता है कि वह जो फसल है वह अम्लीय मिट्टी में नहीं पैदा होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब तुमको कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना, जिससे कि वो फसल वहां पर क्या हो, बढ़ सके। तो यहां देख सकते हो, चूंकि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने बताया। तो मिट्टी में अम्लीयता गुण बढ़ जाने पर पौधे को नुकसान पहुंचता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती है। तो अब अम्लीय हो गया मिट्टी, तो तुम बताओ वहां क्या किया जाए? तो वहां बच्चों क्षारक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि वहां पर का मिट्टी का जो अम्लीयता है वह क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यदि क्षारकीय हो गया है मिट्टी तो वहां पर कुछ अम्ल का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि जो तुम्हारा मिट्टी है वह उपजाऊ हो सके, मतलब कि उसका जो परास लेवल है उस टाइप पे आ सके, जिससे कि वह फसल लग सके। तो यही बात यहां पर सिंपल लिखा गया था। तो यहां पर देख सकते हो मिट्टी के पीएच के परास को ठीक करने के उपाय। तो मिट्टी की अम्लीयता को खत्म करने के लिए यहाँ चाक पाउडर डाला जाएगा, चूना मिलाया जाएगा, ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ताकि इसकी अम्लीयता क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मिट्टी की प्रकृति क्या हो जाए, क्षारीय बन जाए। तो चाक पाउडर वगैरह कभी तुमने देखा भी होगा कि खेतों में मिलाते हैं, ताकि उसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। चूना मिलाते हैं कभी कभी, क्योंकि चूना क्या है, बेसिक टाइप का नेचर है, तो वहां पर तुम्हारा जो मिट्टी है वह क्या हो जाएगा, अम्लीयता उसकी खत्म हो जाएगी। यही सारा चीज तुमको यहाँ पर याद करते चलना है। अब देखो यहाँ पर बच्चों, तुमने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, तुम्हें खट्टा डकार आना शुरू हो जाता है। तो खट्टा डकार मतलब क्या हो गया कि पेट में क्या हो गया, अम्लीयता हो गया, अम्ल बढ़ गया है। तो अम्ल जब पेट में बढ़ जाता है तो तुम्हें खट्टा तीता डकार आना शुरू होता है। तो उसमें उस समय पीएच का लेवल घटेगा कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा ना। तो हमारा जो पेट है बच्चों, स्टमक है, उसमें से HCl निकलता है, तुम्हें पता है, जिसके चलते भोजन पचता है। तो यदि ये सही अमाउंट में नहीं निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, तो हमारे पेट में क्या हो जाएगा, अम्लीयता हो जाएगा। अब उसको ठीक करने के लिए एसिडिटी, ये वर्ड याद होगा तुम्हें। एसिडिटी कितना प्रचार आता है, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, एसिडिटी हो गया 6 सेकंड में, एसिडिटी को ठीक करो, सुने हो ना। तो यहां पर कौन सा दवाई लेता है वो, तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो दवा लिया जाता है उसको बोलते हैं एंटासिड। बच्चों क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, यहां देखो मैं दिखा रहा हूं, यहां पर अति अम्लता में हम लोग क्या लिखते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अब बोलेगा एग्जाम में कि एक एंटासिड का नाम बताइए, तो यहां पर एक एंटासिड क्या हो गया बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या हो गया बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या हो गया, एसिडिटी होने पे हम लोग लेते हैं। इस तरीके से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक एंटासिड के संघटक के रूप में शामिल होते हैं। तो ये तुम्हारे बुक में दिया नहीं है, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हो दंत क्षय। दंत क्षय दांत के बारे में कहां पढ़ा है तुमने, दांत के बारे में पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। तो दांत का यदि पार्ट देखोगे तुम, तो दांत का पार्ट देखोगे तो यहां पर ये देखो, यही तुम्हारा इनामल है। ये देखो, ये वाला जो उजला उजला भाग है ये क्या है, इनामल है। फिर यहां देखो बीच अंदर अंदर क्या है, पल्प है। तो यहां पर तुम्हें ये देखना है बच्चों कि यदि हमारे मुंह का जो पीएच लेवल है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाए, पीएच लेवल हमारे मुंह का क्या हो जाए, कम हो जाए, तो अम्लीय हो जाएगा। यदि ये अम्लीय मुंह हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनपना शुरू करेंगे, जो कि अल्टीमेटली दांत को सड़ाना शुरू कर देते हैं, दंत क्षय करना शुरू करते हैं।
और इनेमल को देख सकते हो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर, देखो यही जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, यही है इनेमल। इसको क्या करेगा, इसको ये खराब करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो यह धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, यानी कि मुंह का पीएच भी क्या होगा, उसको भी सही रखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं, देखते हो तुम। और टूथपेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का डेली यूज करने से हमारा मुंह क्या होगा, उसका अम्लीयता क्या होता है, कम होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये देख सकते हो, यही दांत तुम्हारा क्या होने सकता है, क्षय होने लगता है इसी अम्लीय प्रकृति के कारण। अब यहां पर देख सकते हो मुंह में जो पीएच का लेवल है वो कम क्यों होता है। तो जब हम भोजन करते हैं या कोई मीठा चीज खाते हैं तो भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा रह जाता है, जिसे जब बैक्टीरिया तोड़ेगा उसमें तो क्या होगा, अम्ल का निर्माण करेगा। और क्या होगा, मुंह का जो पीएच है वो कम हो जाएगा, यानी कि मुंह जो है क्या है, अम्लीय हो जाएगा। कैसे हुआ, फिर से सुनो। कोई मीठा चीज खाओगे, दांत में अटक जाएगा, दांत में जब अटक जाएगा तो वहां पर बैक्टीरिया जब हमला करेगा तो उससे फिर क्या होगा, उससे अम्ल का निर्माण होगा, जो कि क्या करेगा, तुम्हारे दांत को सड़ाना शुरू करेगा। उसका यहां देखते हो अम्ल यहां पर उत्पन्न हो रहा है, और वही अम्ल तुम्हारे दांत को फिर क्या करेगा, सड़ाना शुरू करेगा, यानी कि मुंह जो है अम्लीय हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया कि मुंह को क्या करना चाहिए, हमेशा साफ रखना चाहिए, दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यही सारा चीज हम लोगों को करना है। तो बच्चों अब यहां पर एक चीज और तुम देख सकते हो, और वह है तुम्हारा कुछ अम्ल के नाम, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां देख सकते हो सबसे पहला है तुम्हारा सिर का, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। संतरा में क्या रहता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में रहता है टार्टरिक अम्ल, और टमाटर में क्या रहता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको भी एकदम रट लो। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, अम्ल होता है। और नेटल जो लीफ होता है, पत्ती होता है, उसका डंक में भी क्या होता है बच्चों, मिथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लेना है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों, वह है कि NaCl के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट का हम लोग निर्माण करते हैं, तो उन्हीं में से एक एक को हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला जो हम लोगों को देखना हुआ है NaOH का निर्माण, कि NaOH का निर्माण कैसे होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण NaCl के द्वारा कैसे होता है। तो बहुत सिंपल सा प्रक्रिया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो चलो हम लोग उसे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि NaOH कैसे बनता है। तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। तो बच्चों यहां पर तुम देख सकते हो, जब सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण नमक, उसका जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड है उसको जल में मिला दिया तो उसका क्या हो गया, जलीय विलयन हो गया। अब उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें NaOH प्राप्त होता है। तो तुम देख सकते हो यहां पर किस तरीके से यहां सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यानी सोडियम क्लोराइड में पानी मिला है, इसे ब्राइन भी कहते हैं हम लोग। और यहां पर देख सकते हो ये है एनोड बच्चों और ये है कैथोड। इस तरीके से सारा व्यवस्था लगाते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हो, यहां इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो तुम देख सकते हो यहां पर जो एनोड है वहां पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और तथा हमें यहां पर क्या मिलता है, NaOH प्राप्त होता है। कहां पे मिलता है, कैथोड के नीचे हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, NaOH प्राप्त होता है। तो आखिर ये प्रक्रिया कैसे हो रही है ये हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें ये समझना है कि जो ब्राइन है, ब्राइन क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और पानी को जब मिलाएंगे तो उसे ब्राइन कहते हैं। उससे जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पे हमें क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है। बस इतना ही हमें सीखना है बच्चों। तो यहां पर देख सकते हो यहां क्लोरीन गैस भी निकल रहा है, तो क्लोरीन का हम लोग यूज करेंगे क्लोर, और यहां एक क्षार का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि NaOH कैसे हम लोग NaCl से प्राप्त करते हैं, तो भी ये पूरा डिटेल तुम लिख दोगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि यहां पर इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं या क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो भी तुम इसे लिख सकते हो कि यहां क्लोरीन का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार का निर्माण हो रहा है। तो बच्चों अब यहां पर याद रखना है ये बात कि जो क्लोरीन निकल रहा है वो एनोड पे मुक्त हो रहा है, ये याद रखना, और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है और वहीं पे नीचे हमें क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है। तो यहां देख सकते हो इसके सूत्र को भी याद करते चलो, हमेशा ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि जब सूत्र लिखोगे तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। तो रासायनिक सूत्र नहीं, समीकरण बोलेंगे। तो रासायनिक समीकरण में देख सकते हो ये NaCl एक्वस है, मतलब जल में घोला जा रहा है जिसे हम लोग ब्राइन कहते हैं, और यहां पर तुम देखोगे कि ये पानी में घोला गया है और इससे ही विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो NaOH प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से ये हमें प्राप्त होता है। समझ में आ गया? और बातें देख सकते हो, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इसके एनोड से क्लोरीन गैस और कैथोड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं, मुक्त होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास प्राप्त होता है, बनता है, जिसे हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसको एकदम याद कर लेना। अब आगे तुम देख सकते हो क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद क्या क्या है, अभी तो बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन गैस है और क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो बच्चों यहां पर ये जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं इसका बहुत सारा क्या है, उपयोग भी है। तो तुम देख सकते हो यहां कितना अच्छा से समझाया गया है तुम्हारे बुक में। तो ये देख सकते हो ये नमक है, तो नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये देखो नमक है और इससे हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, देखो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया, क्लोरीन गैस प्राप्त हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। इसका कहां कहां उपयोग होगा, तो देख सकते हो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, मार्गरीन खाद के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक इसी तरीके से क्लोरीन का उपयोग जल को स्वच्छ बनाने के लिए, स्विमिंग पूल में इसको डाला जाता है, पीवीसी बनाने में, रोगाणुनाशक के रूप में, CFC की बनाने में, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब बच्चों तुम देखोगे कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को मिक्स करके उपयोग करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण इससे किया जा सकता है। अब देखो यहां NaOH का भी बहुत सारा प्रयोग है, जैसे देख सकते हो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए NaOH का उपयोग करेंगे, साबुन तथा मार्जक बनाने में NaOH का उपयोग है जिसको चैप्टर 4 में मैंने पढ़ाया था, कागज बनाने के लिए इसका उपयोग होगा, कृत्रिम फाइबर के लिए उपयोग होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों को मिला के वह होगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखा तुमने उपयोग, ये सारे उपयोग हम लोगों को याद करना है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बन रहा है उसका उपयोग इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधि बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद कर लेनी है। अब देखोगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH का उपयोग मैंने बता दिया, बहुत सारे इसका उपयोग बताया, क्लोरीन गैस का उपयोग बता दिया, हाइड्रोजन गैस का उपयोग बता दिया। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर अब विरंजक चूर्ण का उत्पादन, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का कैसे उत्पादन होगा अभी तो मैंने बताया। तो यहां पर अब 2-3 चीज बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला इस तरीके का जो प्रश्न आएगा उसमें पहला क्वेश्चन आएगा कि जैसे विरंजक चूर्ण हम पढ़ रहे हैं तो विरंजक चूर्ण कैसे उत्पादन होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका क्या क्या उपयोग है, ठीक है, और इसका जो रासायनिक समीकरण है वह भी याद कर लेना है। साथ ही साथ यहां पर 1 मार्क्स में तुमको बहुत बार पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो CaOCl2 ये क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, इसको याद करके रखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुम्हें हमेशा इसको याद करके रखना होगा। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सूखे बुझे हुए चूने की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो देख सकते हो ये बुझा हुआ चूना है और ये हो गया क्लोरीन। इसका जब हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बन गया तुम्हारा, बोलो, यहां पर बन गया विरंजक चूर्ण और H2O का निर्माण हो गया। तो यहां पर CaOH का होल 2 है और Cl2 है, तो इसका हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, विरंजक चूर्ण को बनाने में उपयोग कर रहे हैं। और ये CaOCl2 क्या बन रहा है, विरंजक चूर्ण हमारा बन जा रहा है, ठीक है।
अब तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। तो मैंने बताया कि इस तरीके के जो भी प्रश्न है वो कैसे बनता है और उसका दो कम से कम कि क्या क्या इसका उपयोग है, कहां कहां इसका यूज होता है। यूज एकदम याद कर लेना क्योंकि किसी भी पूछ देगा यूज क्या है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, तो यहां देख सकते हो वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो सूती एवं लिनन के विरंजक में इसका उपयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये बात तुम लिख सकते हो। फिर कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर सबसे आसान है तुम्हारा पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। रोगनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो तुमने देखा होगा कि कुआं वगैरह तुम्हारे आसपास होगा तो उसमें विरंजक चूर्ण डाला जाता है। तो ये विरंजक चूर्ण क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर तुमने सुना होगा, विरंजक चूर्ण नहीं ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है कई जगह, तुम्हें गंध भी याद होगा अभी तक। तो वो क्या करता है, वहां कीटाणुओं को नाश करता है। अब यहां देखेंगे नया चीज और यह है बच्चों बेकिंग सोडा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहला पढ़ लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया बोलो विरंजक चूर्ण, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, फिर हम लोग पढ़ेंगे बोलो खाने वाले सोडा के बारे में, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो ये 4-5 चीजों को एकदम याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां देख सकते हो बेकिंग सोडा का उत्पादन। आखिर बेकिंग सोडा क्या होता है, सबसे पहले तो यही सीखना है। तो सोडियम क्लोराइड Na, बेकिंग सोडा है ना, मतलब खाने का सोडा है, तो NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने बनाने वाला सोडा होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो धोने का सोडा होता है बच्चों, धोने का सोडा का क्या होता है, Na2CO3, ये याद रखना। खाने का सोडा का NaHCO3, धोने का सोडा का Na2CO3, ठीक है, तो ये याद रखना। तो इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बोलो, क्वेश्चन पूछेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो क्या बोलोगे, NaHCO3। रासायनिक नाम लिखिए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद हो गया, चलो अच्छा बात है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। तो यहां पर देखोगे कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, तो ये तुम याद कर सकते हो। तो यहां देख सकते हो सोडियम क्लोराइड हो गया, H2O CO2 NH3 हो गया, इससे NH4Cl बनता है, और फिर यहां सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो यहां अमोनियम क्लोराइड और बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। कैसे होता है, ये समीकरण तुमको याद कर लेना है, हालांकि ये बहुत बार नहीं पूछा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो बच्चों को बोलता है कि क्या होता है जब NaHCO3 को गर्म करते हैं। तो जब NaHCO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 का निर्माण होता है, ये बात तुम याद रखना। ये कई बार पूछता है, इसलिए मैं यहां पर मैंने बता दिया। तो फिर से वही बात कि बेकिंग सोडा का क्या क्या उपयोग होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको याद करना है। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा मतलब खाना बनाने वाला सोडा, सोडा है ये खाना बनाने वाला सोडा जो मार्केट से खरीद के लाते हो। तो इसका उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में किया जाता है, और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थों को बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। थोड़ा सा सोडा डाल देने पर खाना क्या होता है, जल्दी से पक जाता है। अब यहां देखोगे तुम, बेकिंग हम लोगों ने सोडा पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में काफी अंतर होता है, ठीक है। तो इसको मैं बता रहा हूं, बेकिंग पाउडर को थोड़ा देर बता रहा हूं, यहां पर पहले बता ही देता हूं। चलो यहां बेकिंग पाउडर ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चों जो मार्केट में हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो अलग अलग चीज होता है। तो बेकिंग पाउडर क्या हो गया, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर, समझ गए। तो बोलोगे बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा भी हम लोग खाने में यूज करते हैं, खाने का ही सोडा होता है,
लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें कुछ अम्ल मिले होते हैं, खाने वाले कुछ अम्ल को मिला देते हैं। तो देख सकते हो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो यहां पर देखोगे कि जब यहां पर बेकिंग पाउडर कैसे बनता है कि जब यहां पर इसमें कुछ अम्ल को मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है बच्चों? अम्ल को मिला दिया जाता है। तो अम्ल के मिलाने पर इसका नाम क्या हो जाता है? बेकिंग, बोलो यस, बेकिंग पाउडर हो जाता है। पहले था बेकिंग सोडा, अब हो गया बेकिंग पाउडर। तो चलो हम लोग देखते हैं। बेकिंग सोडा में कुछ खाने वाले अम्ल को मिला दिया, जैसे टार्टरिक अम्ल क्या है? खाने वाला अम्ल है। ये क्या होता है? मंद खाद्य अम्ल है। तो जब बेकिंग सोडा में मंद खाद्य अम्ल को, जैसे कि टार्टरिक अम्ल को मिला दिया जाए तो इससे बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। समझ में आ गया कितना आसान है कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो यहां देख सकते हो जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है। तो अब देखो, अब बेकिंग पाउडर को, सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर को जब हम लोग भोजन में मिलाएंगे, जैसे कि उसको मान लो कि आटा में मिलाकर उसको गूंथ दिया जाए या फिर उसको मैदा में मिला के गूंथ दिया जाए, तो देखोगे कि वो थोड़ा थोड़ा फूल जाता है। तो आखिर कैसे होता है? तो यह होता है बच्चों CO2 के निर्माण के कारण। CO2 निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो ब्रेड या केक को फुलाकर उसको स्पंजी बना देता है। ब्रेड को क्या करेगा? फुलाएगा और उसको स्पंजी बनाएगा। तो तुमसे कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ऐसा क्यों? तो बोलोगे जैसे इसको गर्म करोगे तो यहां पर क्या निकलेगा? CO2 का निर्माण होगा, जिससे वो क्या होगा? फूल जाएगा और उसमें स्पंजी जैसा वो बन जाएगा। स्पंजी स्पंजी उसका क्या हो जाएगा? बोलो, उसका लुक हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा माने NaHCO3 का उपयोग। तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। तो क्या बेकिंग सोडा का और भी उपयोग है? यस, बहुत सारा उपयोग पढ़ना है। तो क्या बेकिंग पाउडर का कोई और भी उपयोग है? यस, बेकिंग पाउडर का और भी उपयोग है कि जब बेकिंग पाउडर है उसको गर्म करते हैं तो वॉशिंग पाउडर बनेगा, यानी धोने वाला सोडा बनेगा। अभी मैंने बताया था, यह क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाता है कई बार कि क्या होता है जब बेकिंग पाउडर NaHCO3, बेकिंग मतलब खाने वाला पाउडर को गर्म करिएगा तो क्या होगा? तो धोने वाला सोडा बनेगा। क्या बनेगा? धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। Na2CO3 क्या है? धोने वाला सोडा है। थोड़ा सा इसमें और मैं बताऊंगा आगे की ओर। तुम्हें समझ में आ रहा है सारा? अब चलो इसका और क्या उपयोग करते हैं। किसका? यस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा। उसका और क्या उपयोग किया जाता है? तो यह एक दुर्बल क्षारक है। ये तो तुम जानते हो कि यह दुर्बल क्षारक है जिसका उपयोग कई बार अति अम्लता की स्थिति में आ जाती है। तो बेकिंग पाउडर को कभी कभी हम लोग खा जाते हैं। क्यों? जब हमें एंटासिड के रूप में इसका उपयोग कर, जब एसिडिटी हो जाता है, पेट में जलन हो जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, तो हम लोग बेकिंग पाउडर को भी खा जाते हैं क्योंकि वह क्षार की तरह बिहेव करता है और वह क्या करेगा? अम्ल को शांत कर देगा। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक एंटासिड का घटक भी मानते हैं। ये भी हो गया। चलो एक और बताता हूं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। तो इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है बच्चों? सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। तो यहां देख सकते हो ये हो गया तुम्हारा अम्ल और यहां पर सोडा के रूप में इसको डाला गया है और इसी से हम लोग यहां पर CO2 प्रोड्यूस करेंगे और आग को बुझाने में इसका यूज करते हैं। तो देख लो यहां पर ये वाला तुमने देखा होगा कई जगह पर, इसका उपयोग क्या करते हैं? आग को बुझाने में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा अम्ल अग्निशामक। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वह है धोने का सोडा। तो धोने का सोडा में थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेना है। तो बच्चों अभी तुमने देखा था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3 है, इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 बनता है। याद आ रहा है कि क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसे ही मैंने बताया था कि इसे ही धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? धोने का सोडा।
तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर देना है कि ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण होता है, मतलब इसमें H2O जुड़ जाता है और यह क्या होता है, यह फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। तो जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि धोने का सोडा का फॉर्मूला बताइए, तो तुम लिख देना Na2CO3.10H2O, ऐसे तुम लिख देना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा धोने का सोडा। तो धोने का सोडा देख सकते हो जैसे सोडियम कार्बोनेट है, कैसे बना, इतना बार मैं पढ़ा रहा हूं, याद तो हो ही गया होगा कि सोडियम कार्बोनेट बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म करने पर। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें 10H2O जुड़ा, क्रिस्टलीकरण हुआ और यही तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, धोने वाला सोडा। धोते रहो। चलो यहां देखो, यहां पर ये दिखा रहा है कि ये क्रिस्टलीकरण का क्या है, तुम्हारा जल है बच्चों। अब देखो धोने के सोडा का उपयोग, तो धोने वाला का सोडा का उपयोग का खाने में करोगे, धोने में तो करोगे। तो यहां देखना सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, ये तो तुम्हें रटना पड़ेगा। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद कर लोगे ना, एकदम याद करना पड़ेगा। एक तो याद ही है कि यार इसको साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। अस्थायी कठोरता दूर करना है जल का, तो मतलब जल कड़ा हो जाएगा, उसी को कठोरता कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो चैप्टर 4 में मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, वहां जाके पढ़ लेना कि जल की कठोरता क्या होती है। तो यहां देख सकते हो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना है, तो यहां पर हम लोग को धोने के सोडा का उपयोग करते हैं। दो तो ऐसे ही हो गया, दो एक्स्ट्रा तुम यहां पर याद कर लेना। अब बच्चों लास्ट देख सकते हो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं देख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.12H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों। और दूसरा होता है जिप्सम, तो CaSO4 2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। दोनों याद रखना है, बस बहुत सिंपल सा है। तो बोलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, तो बहुत आसान है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं का त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग तो तुम जानते हो कि डॉक्टर जब हड्डी टूटता है तो इसी का उपयोग करता है उसको प्लास्टर करने के लिए। घरों में हम लोग इसका यूज करते हैं, मुखौटा बनाने के लिए यूज करते हैं, तो बहुत जगह इसका उपयोग है। अब देखना जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल देते हैं बच्चों, तो देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही जल डालते हैं तो वह जिप्सम का निर्माण करता है, CaSO4.2H2O का निर्माण करता है। तो ये सब बात तुमको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही सारा चीज था बच्चों, बहुत आसान था ये चैप्टर। तो बच्चों यदि तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, चैनल में पढ़ने में मजा आ रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करके ही पढ़ना, वीडियोस को शेयर करना ताकि मैं और वीडियोस तुम्हारे लिए बना सकूं। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।